वो लोग आपको बोलेंगे कि अगर तुम मुझे अपने कॉल में लेते हो तो मुझसे डरते हो, मैं तुझे बेइज़्ज़त कर दूँगा। भाई तुम मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, वो ये इज़्ज़त नैरेटिव की वज़ह से उसका बहुत बैंड बजा था। उसको लोग बोलते थे माँ का दूध पिया है तो मेरा बैग वो उठाता था। माँ का दूध पिया है तो मेरा होमवर्क कर वो करता था। मुझे वाहियात सवालों से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इग्नोरेंस से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डेफिनिटली आई एक्सेप्ट दैट मैं भी कई मामलों में इग्नोरेंट हूँ। मुझे बैड हुँ। फेथ आर्ग्यूमेंट्स से प्रॉब्लम है। जो धोखाधड़ी होती है, जो मैनिपुलेशन होता है, उससे प्रॉब्लम है। आपका प्लेटफ़ॉर्म वो जगह है जहाँ आप लोगों के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। इट्स योर लिविंग रूम बेसिकली। हम क्यों अलाउ करेंगे किसी को अपने लिविंग रूम में आके मूतने के लिए? कोई इस बात को मान ले कि ब्रह्मांड को किसी ने बनाया था। तो अगर आप उसी व्यक्ति को जाके बोलोगे ब्रह्मांड को जिसने बनाया था उसने मुझसे कहा है कि अपना घर मेरे नाम कर दे, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उतनी अकल है उसमें। अगर तुम इस बात को मान सकते हो कि तुम्हारे घर के बाहर एक साइकिल खड़ी है, तो तुम इस बात को क्यों नहीं मान सकते कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है? मेरी भैया साइकिल के बारे में मानने के लिए मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम जिस चीज़ के बारे में क्लेम कर रहे हो वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है जानने के लिए। तो मैं किस बेसिस पे इसको मानूँ? हर लड़ाई को जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कुछ लड़ाइयों को लड़ा इसलिए जाता है ताकि पता लगे कि मैदान पे कोई था। तो हम मैदान में हैं, शायद हम साफ हो जाएँगे, क्या पता? पर लड़ना बंद नहीं करेंगे। तो हुँ, हुँ। सबसे पहले जो अभी बातें चल रही हैं, रीडिफाइन हो रही हैं चीज़ें, नई-नई डेफ़िनेशन आ रही हैं एथिज़्म की, एग्नोस्टिज़्म की और थीइज़्म की। तो उसको मैंने आपका वीडियो भी देखा था उस पर, और ऑफ़ कोर्स आप, मैं और हम सभी इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं, हमारा अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं। बट अगर हमें नटशेल में बात करनी हो, क्योंकि आजकल उसको बहुत डेफ़िनेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट मतलब एज़ एन लोग अपने हिसाब से बनाते हैं कि मेरा ही सही है, और जबकि मेरा जो टेक है इस बारे में वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके ऊपर होता है उसको ये साबित करना चाहिए, जबकि हाँ वो बोलते हैं कि तुम साबित करो। इतने सारे भर भर के कमेंट मेरे पास आते हैं कि तुम नहीं होने का भी तो प्रूफ नहीं है। मैं उनको कहता हूँ कि भाई, नहीं होने का क्या प्रूफ होगा? हुँ, तो हुँ। बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पर है वो डिमांड कर रहा है कि तुम प्रूफ दो। तो आप अगेन अगर हम क्लियर करना चाहें इस एयर को कि सच हुँ। में डेफिनेशन, क्या पर्सनल डेफिनेशन होना इनफ है, या हमें कोई और डेफिनेशन बनानी ज़रूरी है या फॉलो करना देखो, ज़रूरी है रादर? जहाँ तक बर्डन ऑफ प्रूफ का सवाल है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे किसी भी व्यक्ति पर है जो कि क्लेम कर रहा है। इट्स नॉट यस। लिमिटेड टू थीइस्ट, इट कैन अप्लाई टू एथियस्ट्स, पर ओनली इफ द एथियस्ट इज़ मेकिंग द क्लेम दैट गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट। अगर एथियस्ट सिर्फ ये कह रहा है कि थीइस्ट के क्लेम पर मुझे विश्वास नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं है क्योंकि क्लेम थीइस्ट का है। और जहाँ तक मेरा डेफिनेशन है एथिज़्म का, जो कि पॉपुलर डेफिनेशन है एथिज़्म का, लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स। ये एग्ज़ाम्पल मैं कई बार देता हूँ कि अगर तुम एक डब्बा लाए और तुमने कहा डब्बे के अंदर लड्डू है, और मैंने कहा मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे क्लेम पर मुझे यकीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डब्बा खाली है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गड्ढे डब्बे में लड्डू की जगह रसगुल्ला है। मैं उस डब्बे के कंटेंट्स के बारे में कोई क्लेम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे क्लेम पर मुझे विश्वास नहीं है, और एथिइज़्म के डेफिनिशन के हिसाब से ये वैलिड है। अगर मुझे तुम्हारे क्लेम पर विश्वास नहीं है इस मामले में गॉड के बारे में, तो मैं एथिइस्ट हूँ। एकेडेमिया में एथिइज़्म का डेफिनिशन थोड़ा अलग होता है। एकेडेमिया में एथिइज़्म का डेफिनिशन होता है एन एथिइस्ट इज़ समवन हू क्लेम्स दैट देयर आर नो गॉड्स। हुँ। मैं उस डेफिनिशन को सब्सक्राइब नहीं करता। इनफैक्ट मैंने ऐसे एथिइस्ट से झगड़ा किया है जो क्लेम करते हैं कि देयर आर नो गॉड्स। बिकॉज़ द थीस्ट कैन नॉट प्रूव दैट देयर इज़ अ गॉड एंड द एथिइस्ट कैन नॉट प्रूव दैट देयर इज़ नो गॉड। But you don't have to make that claim that there are no gods to be an atheist. ये बात काफ़ी बार डिस्कस हो चुकी है। हमारे यहाँ नया-नया शुरू हो रहा है आजकल इंडिया में रैशनलिस्ट कल्चर थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए लोग इस बात को रेज़ कर रहे हैं, पर ये नया नहीं है। 2 साल पहले, उससे पहले शायद 4-5 साल पहले ये बातें होती रहती हैं। अगर आप एथिइस्ट एक्सपीरियंस के पुराने एपिसोड देखेंगे, तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहते हैं पर अकॉर्डिंग टू फिलॉसफर्स दैट्स नॉट व्हाट एथिइज्म मीन्स। श्योर, बट दैट्स नॉट द ओनली हुँ। डेफिनिशन। एथिज्म का एक हुँ। डेफिनेशन है एकेडेमिया में जो कहता है कि देयर आर नो गॉड्स क्लेम करना है। पर एकेडेमिया के बाहर जो डेफिनेशन है वहाँ पे लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड और गॉड्स इज़ अ परफेक्टली वैलिड डेफिनेशन। प्रॉब्लम उन लोगों से होती है जो कहते हैं कि एथिज्म का एकमात्र डेफिनेशन है वो जो गॉड के एग्जिस्टेंस मतलब जो कहता है कि देयर आर नो गॉड्स, व्हिच इज़ फॉल्स, इट्स जस्ट प्लेन फॉल्स। इट्स नॉट हुँ। ट्रू, इट इज़ डेमॉन्स्ट्रेबली फॉल्स। एक बुक है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ एथिज्म। वहाँ पे जो डेफिनेशन लेके वो चलते हैं,
वो डेफिनेशन है एथिज्म इज़ अ लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड्स। नाउ एकेडेमिया के अंदर जो डेफिनेशन होती है, उसको एकेडेमिया के अंदर सीरियसली लिया जाता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये कहना कि वो एकमात्र डेफिनेशन है और उसी डेफिनेशन के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, ये गेट कीपिंग है। आप नोट करेंगे कि ये वाली चीज़ कहता कौन है? ये थीइस्ट कहते हैं। जिनका क्लेम है कि गॉड है, वो चाहते हैं कि आप कहें कि गॉड नहीं है, ताकि उनके लिए लाइफ़ आसान हो जाए और वो कह पाएँ, आई बिलीव इन दिस, यू बिलीव इन दैट। उनको सिमेट्री चाहिए। सिमेट्री यानी उनका क्लेम एक चीज़ को अफ़र्म करता है, आपका क्लेम उस चीज़ को डिनाई करता है। तो जब आप उनसे पूछें कि तुम साबित करो, वो आपसे बोल पाएँ कि नहीं तुम साबित करो, ताकि उनको असल में अपने क्लेम के लिए कोई एविडेंस ना देना पड़े। ये वही चल रहा है और ये काफ़ी सालों से चल रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीसेंट रेवोल्यूशन नहीं है, ये बहुत आम-सी बात है। अगर कोई एथियस्ट ऐसा है जो कहता है कि आई से दैट देयर आर नो गॉड्स, तो डेफिनिटली उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। पर वो हम नहीं कह रहे हैं, कम से कम मैं तो नहीं कह रहा। एग्नोस्टिज्म इज द रियल वे टू गो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो एथिज्म की डेफिनेशन है कि, और अगेन ये पर्सनल डेफिनेशन है जो मैंने अपने आसपास देखी है, कि भाई फिलहाल मुझे ऐसा कोई एविडेंस नहीं समझ में आता कि भगवान या कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। अगर हुँ, फ्यूचर में कोई ऐसा एविडेंस होगा तो हुँ। आई विल एक्चुअली बिलीव इट, या फिर अपने आप ही वो प्रूव हो जाएगा, बिलीव बिलीव हुँ। करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक ट्रिक है कि अगर आप कह रहे हैं कि एग्नोस्टिक होना और एथियस्ट होने में एक फ़र्क है, तो ल ऐसे कई पॉपुलर एथियस्ट हैं जो अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहते हैं। ये पोज़ीशन बहुत वाइडली हेल्ड नहीं है एकेडेमिया में, पर एकेडेमिया के बाहर एग्नोस्टिक एथियस्ट लोग अपने आप को कहते हैं। उनका पोज़ीशन है, जिस बात के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं उसको क्यों मानूँ? एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर कोई कहे अगर कोई गॉड के अलावा कोई और क्लेम भी करे और उस हुँ, चीज़ को जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हम क्यों मानें? एथियज़्म अगर डेफिनिशन एथियज़्म का है लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड, देन एग्नोस्टिसिज़्म इज़ एथियज़्म। पर एकेडेमिया के अंदर हुँ, उसकी एक अलग डेफिनिशन है। एग्नोस्टिसिज़्म का डेफिनिशन एकेडेमिया के अंदर है जो कि 50-50 हो, जिसने अपना जजमेंट सस्पेंड कर रखा है। पर जजमेंट सस्पेंड हम सिर्फ़ गॉड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग तो जजमेंट सस्पेंड किसी भी बारे में कर सकते हैं। अगर कोई यस। अ कुछ लोग ये एक और चीज़ ये भी है ना कि एथियज़्म का एक डेफिनिशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गॉड का सिर्फ़ एक डेफिनिशन नहीं है। आप 15 लोगों से बात करो, आपको 15 डेफिनिशन मिलेगी अक्सर। सो हम लोग क्लेम्स को इवैल्यूएट करते हैं, अगर क्लेम का एविडेंस नहीं मिलता है, तो उस पर यकीन नहीं करते हैं। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई क्लियर कट एविडेंस है नहीं, और हमेशा एथिज्म को, या ना, अगर हिंदी में बात की जाए तो नास्तिकता को एक नेगेटिव कॉनोटेशन में ही लिया जाता है। हुँ, हुँ। नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है, ना मतलब नहीं, और नहीं मानता। नहीं या मानता किस चीज़ को? जिसका कोई प्रूफ अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो बेसिकली मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ही लिया जाता है हमेशा, और मतलब जो चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं हुई है किसी भी, बस फेथ पर बेस्ड है, उसको मैं हुँ। कैसे कोई मान सकता है बेसिकली? तो बस वही वाली बात। ये ऐसे कुछ पर लोग हैं उसी जो से, कहते हैं कि हमारी डिफ़ॉल्ट हाँ, पोज़ीशन एथियज़्म है। मतलब हुँ, नन ऑफ अस आर बोर्न विथ अ रिलिजन, रिलिजन हमारे ऊपर थोपा जाता है। बाय हुँ। डिफ़ॉल्ट हमारे पास यकीन नहीं है और यकीन करने के लिए हमें सिखाया जाता है और बाद में हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन ये है, पर वो नहीं है। तो वहाँ भी एक अलग टाइप की धाँधली चल रही है। पर वो जनरली आता है रिवोल्ट से, कि नहीं मानता जा, जो करना हुँ। है कर ले। हुँ, क्योंकि हुँ। आपको पूरे घर में ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा जिसमें ऐसा हाइपर रिलीजियस रिलीजियस माहौल होता है ना, जहाँ पर कि सुबह शाम पूजा पाठ चल रहा है, तो वहाँ पर इस तरह की जनरली जो मैंने देखा है अपने आसपास में, कि हुँ, वहाँ पर इस तरह के माहौल चलते हैं कि नहीं मानता जा, जो करना है कर हुँ। ले। मेरे हिसाब से कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस तरह से तो वो भी एक्चुअली वो उनके भी अपने चीज़ें हैं, अपने दर्द दुख दर्द हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। पर इसी से आते हैं अगली अगली अपने सवाल पर, कि बिलीफ और नॉलेज, जैसे हमने बात करी है अभी बिलीफ पर, तो हुँ। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बिलीफ, क्या सारी नॉलेज बिलीफ से आती है? पहले तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं फिलोसॉफिकल टर्म्स में? तो नॉलेज के लिए बिलीफ होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पर मुझे अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पर भी मुझे अगर नॉलेज चाहिए, तो मुझे उस किताब पर या उस फैक्ट पर बिलीव करना पड़ेगा, तभी मैं उसको समझ पाऊंगा ढंग से। बिलीव नहीं करूंगा तो सारी चीज़ को झुठला दूंगा। तो क्या आपके हिसाब से बिलीफ या नॉलेज का डेफिनेशन या रिलेशन क्या हो सकता है? बिलीफ जैसे कि आप फिलोसॉफिकल डेफिनेशन की बात कर रहे थे, नॉलेज बिलीफ का एक सबसेट होता है। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं, पर उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हमारे पास नॉलेज होती है।
जिन चीज़ों जो चीज़ें हैं बिलीफ बट विदाउट नॉलेज, उनको करने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई आके मुझे बोले कि मेरे घर के बाहर एक साइकिल खड़ी है, तो मुझे उस क्लेम को इवैल्यूएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं घर के बाहर जाके जा देख सकता हूँ। पर अगर मैं घर के बाहर नहीं भी जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उस क्लेम में ऐसा कुछ है जो कि असंभव है। मेरे घर के एक बाहर एक जगह है, साइकिल्स एक्सिस्ट, साइकिल्स कैन स्टैंड देयर, सो आई एक्सेप्ट दैट ऑन फेस वैल्यू विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग इट। सो हुँ, हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है उसे बिलीव करने के लिए, पर हाँ, इसका इसको बहाना बनाकर कई बार लोग ऐसी चीज़ें पेलने की कोशिश करते हैं जिन पर यकीन करने का हमारे पास कोई भी कारण नहीं होता। कोई भी कारण नहीं होता। लाइक अगर तुम इस बात को मान सकते हो कि तुम्हारे घर के बाहर एक साइकिल खड़ी है, तो तुम इस बात को क्यों नहीं मान सकते कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है? मेरी भैया साइकिल के बारे में मानने के लिए मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मेरे पास हुँ। सम काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड फ्रेमवर्क है टू एक्सेप्ट दैट या श्योर आई डोंट नो इट, बट आई कैन बिलीव इट। तुम जिस चीज़ के बारे में क्लेम कर रहे हो वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है जानने के लिए। तो मैं किस बेसिस पे इसको मानूँ? इसी से आते हैं बहुत सारे वाहियात विचारों पर कि मैं भी आपको देखता हूँ आपकी लाइव स्ट्रीम में या अदरवाइज़ भी, मतलब जो आपके वीडियोज़ होते हैं उसमें भी, कि हम हमेशा एक ऐसे क्लेम लेकर आते हैं लोग, जो कि बहुत ही वाहियात होते हैं, बकवास होते हैं। तो क्या आपको कभी-कभी नहीं लगता कि इंसान ऐसी बकवास, वाहियात बात कैसे कर सकता है बेसिकली? और लोग जो हैं, अगर हम इन पर्सन की बात करें, तो लोग ताली पीट रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस की या किसी पॉपुलर कमेंट की, हर तरह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उनको क्लब कर रहे हैं। हुँ, भले ही वो निहायत ही स्यूडो साइंस फैलाना हो या कम्युनल हेट फैलाना हो या अपना ब्रोकन रिकॉर्ड, फटे रिकॉर्ड की तरह बजना हो हर जगह पर बार 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 सेम तरीके से। तो आपको क्या कभी नहीं लगता कि क्यों ऐसा कोई कर रहा है, और इसके लिए हम क्या अपनी कामनेस को कब तक बना कर रखें? ये मेरे पर्सनल खुन्नस से सवाल आ रहा है बेसिकली। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या करते हो? काम रहने की कोशिश करता हूँ एंड आई थिंक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल भी रहता हूँ। ऑल्दो पीपल हैव सीन मी लूज़ माय टेम्पर समटाइम्स, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम बातचीत हो। अब जहाँ तक वाहियात बातों का सवाल है, इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम एकमात्र जीव हैं जिनके पास वाहियात सवाल करने की क्षमता है और हमें करना भी चाहिए। मुझे वाहियात सवालों से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इग्नोरेंस से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डेफिनिटली आई एक्सेप्ट दैट मैं भी कई मामलों में इग्नोरेंट हूँ। मुझे बैड हुँ, फेथ आर्ग्यूमेंट्स से प्रॉब्लम है। जो धोखाधड़ी होती है, जो मैनिपुलेशन होता है, उससे प्रॉब्लम है और मुझे अब्यूज़ से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जब किसी से बात करता हूँ, हो सकता है आपने नोटिस किया हो, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके उनको जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा सकती है, दी जाए। क्योंकि दे हैव कम हुँ, टू माय चैनल विथ अ क्वेश्चन एंड आई शुड ट्रीट देम एज़ वेल एज़ पॉसिबल। पर जब दैट टर्न्स इनटू यू नो that turns into a sarcastic remark, although even I engage in sarcastic remark only after someone has started the game. When that turns into abuse or insults or communalism or the attempt to justify the caste system or the attempt to justify the vilification of minorities, then मैं कोशिश करता हूँ कि ओके, हो सकता है ये, मैं तब भी कोशिश करता हूँ कि हो सकता है ये व्यक्ति सिर्फ ऐसी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि ही और शी डज़ नॉट नो एनी बेटर। बट अगर वो भी साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति सिर्फ़ घटिया चीज़ें स्प्रेड करने के लिए आया है, तो मैं उसको निकाल देता हूँ। क्योंकि लिसन, आपका चैनल आपका घर है, दिस इज़ योर स्पेस। आपका प्लेटफ़ॉर्म वो जगह है जहाँ आप लोगों के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। इट्स योर लिविंग रूम बेसिकली। हम क्यों अलाउ करेंगे किसी को अपने लिविंग रूम में आके मुतने के लिए, राइट? हमारा काम है अपनी जगह को साफ रखना। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे अपने कमेंट पॉलिसी पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है, अगर तुम करोगे तो तुम ब्लॉक हो जाओगे। उसका कारण है कि अगर आप एक कमेंट स्पेस को भारतीय इंटरनेट पे अनमॉडरेटेड जाने देंगे, तो होगा ये कि एक पर्टिकुलर प्रकार के कल्चरल डिफ़ॉल्ट उसको ओवरटेक कर लेंगे। आप फेमिनिज़्म पे पोस्ट करो, लड़के आ जाएँगे टीनेजर जो कि एंड्रयू टेट के वचन वहाँ पे हुँ, पेस्ट कर देंगे। आप ट्रांस इश्यूज़ के बारे में बात करो, आ जाएँगे कुछ लोग जो 4 इंस्टाग्राम रील देखकर ज्ञानी बन चुके हैं। आप एथिज़्म के बारे में बात करो, ऐसे आ जाएँगे 4 लोग जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं और कुछ तो पेलने के लिए आ जाएँगे। So you have to be proactive in creating a space where multiple kinds of people can express themselves. तो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे ये होता है कि तुम यहाँ पे ट्रांसफ़ोबिक चीज़ें, कास्टिस्ट चीज़ें नहीं बोल सकते, बोलोगे तो मैं हटा दूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जो कि मार्जिनलाइज़्ड बैकग्राउंड से है, उसको कमेंट करने का मन करे तो वो निडर होकर कमेंट कर सके।
उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कमेंट करूँगा और मेरे ऊपर 20 लोग कूद पड़ेंगे और वो मुझे डीएम में धमकियाँ देंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जब मैं इंस्टाग्राम लाइव पे करता था, एक व्यक्ति था जो मेरी कम्युनिटी का मेंबर था और लाइव पे बातचीत हुई और फिर एक फीमेल मेंबर ने मुझे मैसेज भेजा कि ये व्यक्ति मुझे धमका रहा है। मैं बोला स्क्रीनशॉट भेज, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने उस व्यक्ति को बैन किया, वो आज तक बैंड है। बोला कि इस चीज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। यू टॉक टू पीपल रिस्पेक्टफुली और यू डू नॉट टॉक टू पीपल, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू माय प्लेटफॉर्म। सो मुझे लगता है कि आपको अपने लाइव स्ट्रीम्स के लिए कुछ मॉडरेटर्स रखने चाहिए। अपने कम्युनिटी के जो सब अच्छे मेंबर हैं उनको मॉडरेटर रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। स्क्रीन पे देखना, गेस्ट से बात करना, चैट पे नज़र रखना, इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। ट्रोल आर्मीज़ भेजते हैं वगैरह। सो मेरे यहाँ काफ़ी हद तक ये हो नहीं पाता क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी पुलिस बिठा रखी है, अपने मॉड पुलिस। सो एज़ एज़ योर चैनल ग्रोज़ यू आर गोइंग टू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। नहीं, नहीं, मॉड्स वगैरह तो रखे हुए मैंने और वो कर भी देते हैं काम। अब जैसे धीरे-धीरे लाइव स्ट्रीम मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, पर हाँ, मैं एक्चुअली सभी तरह की बात कर रहा था। मैं लाइव स्ट्रीम की, कमेंट्स की और मतलब कुछ जो कई लोग आपको टैग करते हैं और वो सब तो चलता ही रहता है ख़ैर, पर हुँ। उसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस आपको आपको तुरंत मन करता है कि तुरंत मैं कमेंट करूँ कि क्या बकवास कर रहे हो और गाली के साथ। अरे बट दैट्स व्हाट दे चूँकि हम वांट। That's what they want. हाँ, दैट्स That व्हाट is दे what वांट they're इसलिए doing it. मैं Yeah, exactly. Never एग्ज़ैक्टली give them what they want. Never ever give them इस what they want. इसीलिए सबसे बेहतरीन क्या है कि उनको इग्नोर करो और उनको हाँ, बोलो कि चल निकल। सबसे मैंने बेस्ट आई थिंक एक वो है। बहुत ही वेल नोन यूट्यूबर हैं जो कि सोशो कल्चरल इश्यूज़ पे कंटेंट बनाती हैं। मैंने उनको पूछा आप कैसे डील करते हो? वो बोले रूल नंबर 1 नेवर गिव देम व्हाट दे वांट, हुँ। नेवर रिस्पॉन्ड टू देम, नेवर इवन एक्नॉलेज देम, नेवर लेट देम शो देयर फेस और देयर नेम ऑन योर चैनल एंड देन कीप कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज़ दैट नथिंग विल पिस देम ऑफ मोर देन दैट। वो कोशिश करेंगे ताकि वो कोशिश करेंगे अपने चैनल्स को आपके कमेंट्स में प्रमोट करने के लिए। वो कोशिश करेंगे आपके कॉल पे आके अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। वो कोशिश करेंगे कि उनका कमेंट किसी तरह स्क्रीन पर दिख जाए और वो किसी और चैनल के बारे में बात कर ले। ये वेल नोन प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं। वो लोग आपको बोलेंगे कि अगर तुम मुझे अपने कॉल में लेते हो तो मुझसे डरते हो, मैं तुझे बेइज़्ज़त कर दूँगा। भाई तुम मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, वो ये इज़्ज़त नैरेटिव की वज़ह से उसका बहुत बैंड बजा था। उसको लोग बोलते थे माँ का दूध पिया है तो मेरा बैग वो उठाता था। माँ का दूध पिया है तो मेरा होमवर्क वो करता था। माँ का दूध सो आई एम 41 इयर्स ओल्ड, आई एम नॉट गोना प्ले थीज़ गेम्स। मेरी इज़्ज़त मेरे हाथ में है। आपकी इज़्ज़त इसलिए बनेगी क्योंकि लोगों को आपका पर्सनैलिटी पसंद है, आपका कंटेंट पसंद है, आपका कंडक्ट पसंद है। आपकी इज़्ज़त कोई और डिसाइड नहीं करेगा। अब उसी से आते हैं अपने दूसरे और रिलेटेड सवाल पर कि जब हम जानते हैं और हर कोई जानता है ये कि कोई भी इंसान हमेशा राइट या हमेशा रॉन्ग नहीं हो सकता। ये हम हर कोई मतलब मुझे लगता है बच्चा-बच्चा भी जानता होगा। हुँ, हुँ। देन व्हाई डू वी वर्शिप अ पर्सन लाइक स्टार्ट वर्शिपिंग ये पर्सन उसकी पूजा करने लग जाते हैं हम। हुँ, तो इस भक्ति कल्चर को जो स्पेशली भारत में प्रेवलेंट है कि एक इंसान के बारे में नहीं बोलने का मतलब कि हुँ, अब अभी एक इंसिडेंट हुआ था एक वीडियो में मैंने प्रेमानंद बाबा जी के बारे में कुछ बोला था क्योंकि उन्होंने आसाराम के बारे में कुछ बोला था और कुछ एक दो बातें और कही थी तो उनके बारे में मैंने कुछ बोला था। तो उनके एक जो आर्मी आ जाती है वो वाली बात है। तो मेरा सवाल उससे रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जो हमने अपने आई थिंक पहले वाले वीडियोज़ में बात की थी इस बारे में कि जो भक्ति कल्चर है उसको स्टॉप करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। और जब हम किसी की भक्ति करने लग जाते हैं तो उसकी हर अच्छी बुरी कैसी भी बात गोबर बात को भी हम प्रसाद मान के बोल देते हैं कि दे दो जी हमें प्रसाद और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। हुँ, हम ना सोचते हैं ना समझते हैं कि हाँ वो इंसान ने बोला है तो बिल्कुल सच है। और यहाँ हुँ। पर मैं मतलब बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं आज की तारीख में जो जिनकी लोग आंख बंद करके भक्ति करते हैं। तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ऐसा हम? देखो इसका एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग आंसर है। एक आंसर तो वही है जो मैं कह सकता हूँ, जो कि वी कैन रिमाइंड पीपल कि आप जिसकी बात सुन रहे हैं उसकी मतलब आपको कोई रोक नहीं रहा है, राइट? पर वो जो चीज़ कह रहा है वो सच है या नहीं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी नज़र दौड़ाओ। क्योंकि अगर दौड़ाओगे तो तुम रियलाइज़ करोगे कि वो 10 ऑन 10 नहीं है। Maybe he's right 5 times out of 10 and if he's wrong 5 times out of 10 what else could he be wrong about? और ये माइंड में रखना ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ एक इंसान की बात कर रहे हो। पर लोग आमतौर पे करते इसलिए नहीं हैं क्योंकि इन चीज़ों का सच के साथ कोई रिश्ता होता ही नहीं है। इन चीज़ों का रिश्ता सिर्फ़ एक चीज़ के साथ होता है, वो होता है कम्युनिटी। अगर आप एक बाबा के फैन क्लब में हो, अगर आप किसी भी फैन क्लब में हो, कोई फ़िल्म स्टार ही क्यों ना हो, कोई यूट्यूबर ही क्यों ना हो, मैं तो लोगों को याद दिलाता रहता हूँ कि प्लीज़ डोंट मेक the personality on the screen, even if it is me,
द सोर्स ऑफ योर कम्फर्ट। क्योंकि मुझे मैसेज मिलते हैं बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देने वाले मैसेज मिलते हैं लोगों से। एक तो अब्यूज़ होता है, राइट? वो तो है ही अपनी जगह पे। दूसरी तरफ एक और प्रकार का मैसेज होता है कि प्लीज़ मुझे अपना मेरे मेंटर बन जाइए, ऐसा कुछ। और मैं तुम्हारा मेंटर नहीं बन सकता, मैं खुद गधा हूँ भाई। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे कुछ ख़ास आता नहीं है। यू लुक एट मी ऑन स्क्रीन एंड यू थिंक आई एम सम ग्रेट इंटेलिजेंट पर्सन। आई एम नॉट, आई एम जस्ट अ गाय विथ सम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विथ ट्रेनिंग एज़ अ जर्नलिस्ट हू इज़ ट्राइंग टू सिम्प्लिफाई सम कंटेंट फॉर यू, दैट इज़ ऑल। तो ये होता है। और कम्युनिटी का एस्पेक्ट ये होता है कि अगर कोई बाबा के फॉलोअर है ना, 10 लोग हैं सपोज़, उनमें से किसी एक को अगर डाउट हुआ भी, तो वो डाउट एक्सप्रेस नहीं करेगा। और अगर डाउट एक्सप्रेस करेगा, तो उसके पास सामने रिस्क है कि वो उस कम्युनिटी से दूर हो जाएगा। वी आर ट्राइबल एनिमल्स। हमारे हुँ, लिए हुँ। ट्राइब से दूर जाना हमेशा मौत थी, और वो टेंडेंसी आज भी काम कर रही है। तो ये बाबा लोग सबसे एडवांटेजेस काम जो करते हैं, अपने आप को ट्राइब का सेंटर बना लेते हैं, कि मैं ही ट्राइब हूँ। तुम मेरे यू बिलॉन्ग टू मी। इफ यू से समथिंग बैड अबाउट मी, इफ यू इवन क्वेश्चन मी, यू विल लूज़ द थिंग दैट यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम। सो मैंने ये हमेशा मेंटेन किया है कि हमारे लिए एज़ सो कॉल्ड रैशनलिस्ट यूट्यूबर्स, ये रैशनैलिटी फैलाना अपनी जगह पे है। बट इवन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ क्रिएटिंग स्पेसेस। अगर कोई अपना धर्म छोड़ के निकलता है, वो जाएगा कहाँ? हमारा काम है हुँ, उन स्पेसेस को बनाना, ताकि वो देखे, ओह! वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, वो लोग उस प्रकार की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आजा भाई, हम समझा देते थोड़ा बहुत, और अगर तुझे मदद की ज़रूरत है तो हम कर देंगे। तू हमारे साथ टाइम स्पेंड कर, तू हमारे साथ बातचीत कर। व्हाटएवर यू आर गेटिंग ओवर देयर विद द बाबा कम्युनिटी, यू कैन गेट हियर। और ये आप नोटिस करेंगे ना, लोग कहते हैं रिलिजन से मुझे कम्युनिटी मिलती है, रिलिजन छोड़ दूँगा तो कम्युनिटी चली जाएगी। बाबा से मुझे कम्युनिटी मिलती है, क छोड़ दूँगा तो कम्युनिटी चली जाएगी। ये होता किस लिए? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही किसी और प्रकार की कम्युनिटी को देखा ही नहीं है। हुँ, ऊपर से हुँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि हॉबीज़ को डेवलप होने नहीं देता। सो तुम माँ-बाप की बात सुनो, धर्म में लिप्त हो जाओ, पढ़ाई करो, और फिर उसी धार्मिक कम्युनिटी का हिस्सा बने रहो अपनी ज़िंदगी भर। उन्हीं प्रथाओं को चलाते रहो, उन्हीं बाबाओं के सामने अगरबत्ती घुमाते रहो। उसके अलावा कोई ऑप्शन देखा ही नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? ये दिस इज़ लाइक लाइक आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन। प्रोफ़ेशन के नाम पे हमारे होराइज़न पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा कुछ था ही नहीं। यस। होता तो इमेजिन करते ना, होता अगर कुछ और होता, राइटिंग, पत्रकारिता, ये माइंड में भी नहीं आता। सो हमारा काम एज़ रैशनलिस्ट्स रैशनैलिटी स्प्रेड करना तो है ही, पर वो स्पेसेस बनाना भी है जो कि कम्युनिटी का काम करेंगे उन लोगों के लिए जो कि धर्म की कम्युनिटी से बाहर निकलते हैं, बाबाओं की कम्युनिटी से बाहर निकलते हैं। क्योंकि उनको सबसे बड़ी चीज़ जो उनको रोक रही है, वो यही है। हुँ। अ अ, अम जैसे अभी आपने बात करी ना कि इस तरह की एक कम्युनिटी स्पेस बनानी पड़ेगी इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि एक चैनल के लेवल पर या साथ में मिलकर। तो हुँ, यही काम हुआ वेस्ट में। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था एक किताब, स्केप्टिक्स गाइड टू द यूनिवर्स, उसमें हुँ। जो स्टीवन नोएला की किताब है, तो उसमें उन्होंने यही काम किया और आपने इस तरह के रिकमेंड की बहुत थी सारे। अपने पिछले वीडियो में शायद। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो पढ़ रहा हूँ मैं अभी, इसको ख़त्म नहीं किया, पर हाँ, ऑलमोस्ट हुँ, ख़त्म कर चुका हूँ। पर उसमें उन्होंने यही बोला कि और इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट चले वेस्ट में, तो उन्होंने खुद, स्टीवन नोएला ने अपने 4-5 यारों दोस्तों के साथ मिलकर एक स्केप्टिक्स ग्रुप बनाया, हुँ। स्केप्टिक्स पॉडकास्ट चलाया, और उसी बेस पर जो किताब निकली वो स्केप्टिक गाइड टू द यूनिवर्स बनी। तो इस तरह की अगर कोई इनिशिएटिव्स हमारे देश में भी हो सकें अगर, तो आई थिंक हम ही लोगों से स्टार्ट होंगे, जो 2-4 लोग, 10 लोग, मुझे पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं। मैं जब बाहर निकला तब जाकर मुझे पता चला कि अच्छा विमो भी हैं, अच्छा दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था, मैं खुद ही अपने वेल में घूम रहा था। तो हुँ। जैसे मेरे जैसे लोग अगर साइंस कम्युनिकेटर बनकर इस तरह के लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो घूम रहे होंगे, जो खुद बेचारा निकला है अपने 12वीं पास करके, जो अभी इसको घर से निकला है, घर की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, माँ बाप जो हैं कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ मतलब उसको कुछ और समझ में आ रहा है। तो वो जो आपने बोला ना, बिल्कुल सही बोला कि कहाँ जाएगा। पर वो एक इंडिविजुअल लेवल पर शायद थोड़ा मुश्किल होगा काम, क्योंकि वो उसको फिर भी अट्रैक्ट करेंगी चीज़ें, और दूसरी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा चमक धमक ज़्यादा है बेसिकली हाँ, अगर ये कह सके तो और वहाँ सबसे पे। ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पे अच्छी कहानियाँ हैं। हम लोग कहानियाँ नहीं हाँ, सुनाते। कहानी कहानियाँ सुनाते। सबसे बड़ा ड्राइंग फैक्टर है रिलिजन्स के लिए, और हम लोग कहानियाँ नहीं सुनाते। कॉस्मोस इसीलिए इफेक्टिव था, क्योंकि उसने एक बहुत ही हुँ। सुंदर कहानी के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस किया था। यस, यस, इसी सबसे पहली शुरुआत तो सबसे पहले वहीं से हुई कि लोगों ने समझा कि हाँ, जो लोग पहले साइंस के नाम पर बकवास कर रहे थे, वो सच में कुछ कुछ भी पेल रहे थे अपना-अपना, कि भाई एलियंस आए थे, पुराना अपनी सिविलाइज़ेशन बनाकर गए, जब कार्ल सेगन आए तो अरे! उन्होंने कहा ये एलियंस सब का तो बकवास है।
या ये एंशिएंट एलियंस वाले जो चल रहे हैं ना, बहुत सारे नाटकबाजी चल एंशिएंट रही थी एलियंस वहाँ के पर, ऊपर तो मेरा उन्होंने एक बड़ा वीडियो आने वाला है। मैं रेसिज़्म के साथ उसका बहुत गहरा रिश्ता है, उसके ऊपर एक करने वाला हूँ जल्दी, अरे देखिएगा। वाह! बहुत बढ़िया। तो हाँ, ये सब तो साइंस के केस में भी चलता रहता है कि हाँ, साइंस में भी बकवास चलती रहती है, बट एटलीस्ट वो बकवास थोड़ी उस लेवल की नहीं होती है, और उस बकवास को साइंटिस्ट ही डिबंक कर देते हैं कि चुप रह, तू बकवास कर रहा है। जैसे हाँ, मैं भी आजकल बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, जो पीएचडी लगा कर घूमते हैं अपने, उनकी रील्स भी लेता हूँ कि तुम जो बकवास कर रहे हो वो भी गलत है। बाबा लोग ही गलत नहीं है, तुम भी गलत हो, क्योंकि हुँ। तुम एक्चुअली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो स्यूडो साइंस फैलाने के लिए, क्योंकि तुम सो कॉल्ड अपना पीएचडी साइंस का नाम लगाकर स्यूडो साइंस फैला रहे हो, तो तुम यू आर उनको एक्चुअली क्रेडिबिलिटी दे रहे हो। एग्जैक्टली। तो कहेंगे कि हुँ, ये भी तो खराब है, तो अब उनको भी साथ में लपेटे में लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ। आज तो ही खबर आई थी कि आईआईटी मंडी में कोई हैं जिन्होंने स्पीच दी है कि वो लोग मतलब क्या रीइन्कार्नेशन वगैरह वाली बकवास फिर से पेलने वाले स्टूडेंट्स के लिए। डायरेक्टर है वो। एंड हाँ, वो डायरेक्टर है और फिर हम लोग मतलब हम व्हाई आर वी सरप्राइज़्ड कि आईआईटी से गधे निकल रहे हैं। असभ्य गधे निकल रहे हैं आईआईटी से कभी-कभी। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ पर कई ऐसे वेल नोन स्यूडो साइंस पेडलिंग अकाउंट्स हैं जो कि आईआईटी से निकले हुए हैं। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आईआईटी में ये सब पढ़ाया जाएगा, ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वही वही तो वो, और वो अकेले नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो अभी एक केस आया है सामने। मैं ऐसे इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की बात करते हैं मुंह खोलकर, पर क्या है कि वो वीडियो पर बात नहीं करते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। और ऐसी बहुत सारी ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन का हिस्सा मैं रहा हूँ अपनी पीएचडी के दौरान, जब मेरे प्रोफेसर और दूसरे उनके साथी साथ में मिलके ये बकवास प्रपंच पेल रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। पर क्योंकि उनकी बात ज़्यादा लोगों तक नहीं जाती, तो वहीं दबकर रह जाती है। पर इस तरह के हुँ। लोग, जैसे उनकी कोई वीडियो बना के किसी ने डाल दी, तो अब वो फेमस हो गए कि हाँ, ये भी ऐसी बातें करते हैं। तो ये किसी एक चीज़ का हिस्सा नहीं, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो उसी से आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आपको क्या लगता है, ओवर द ईयर्स एज योर एक्सपीरियंस एज अ क्रिएटर, जो हमारे देश में साइंटिफिक इंटेलेक्ट, या साइंटिफिक इंटेलेक्ट भी छोड़ दीजिए, सिर्फ इंटेलेक्ट की बात करते हैं, ओवर द ईयर्स, लास्ट के 10 15 20 साल की बात, 15 10 साल पकड़ लीजिए, चलिए, लास्ट के 10 साल में साइंटिफिक इंटेलेक्ट या इंटेलेक्ट एज ए इन जनरल बढ़ा है, घटा है, या सेम रहा है? देखो साइंटिफिक इंटेलेक्ट का मतलब क्या है मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आप साइंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो किसी को साइंटिफिक इंटेलेक्ट दे नहीं रहा है। हमारे यहाँ कई लोग साइंस में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उससे बेटर करियर अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं। हमारे यहाँ कई लोग जैसे कि हमने अभी बात की साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीनियर मेंबर्स अ, आईआईटी के स्टूडेंट्स को अंधविश्वास पढ़ा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में अगर कोई एक चीज़ हुई है जो ये जो डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ द इंटरनेट, सोशल मीडिया का सबके हाथ में आना, इंटरनेट का सस्ता होना, इसकी वजह से 2 चीज़ें हुई हैं। एक, जो लोग अंधविश्वास फैला रहे थे उनके हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल आ गया है। दूसरा, हमारे हाथ में भी एक टूल आया है कि हम उनको डिबंक कर सकें, हम उनको अपोज़ कर सकें, हम उनको टेक डाउन कर सकें। सो इट्स अ लॉन्गर फाइट। मुझे अभी तक हमारा पलड़ा वीक ही दिख रहा है। जो लोग दुष्ट हैं, घटिया चीज़ें फैलाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। पर उसका कारण शायद सिर्फ़ यही है कि समाज में धर्म का जो क्या कहते हैं उसको धर्म का जो प्रादुर्भाव है, वो ज़्यादा है। और जब तक ये रहेगा, तब तक हम लोग मतलब दिस इज़ लाइक व्हाट रवीश कुमार सेज़ अबाउट द फाइट फॉर डेमोक्रेसी राइट? हर लड़ाई को जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। कुछ लड़ाइयों को लड़ा इसलिए जाता है ताकि पता लगे कि मैदान पे कोई था। तो हम मैदान में हैं, शायद हम साफ़ हो जाएँगे, क्या पता? पर वाह! लड़ना बंद नहीं बहुत करेंगे, बहुत बढ़िया पर सोच है। लड़ना बंद नहीं करेंगे। साइंटिफिक इंटेलेक्ट से मेरा मतलब बिल्कुल मतलब वो नहीं है, जो जनरली सोचा जाता है। साइंटिफिक इंटेलेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई साइंस की पढ़ाई करके बैठ गया है और बहुत हाई डिग्री लेकर बैठ गया है। ये मेरे हिसाब से साइंटिफिक इंटेलेक्ट का मतलब नहीं है। एक जो बिल्कुल जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, वो भी साइंटिफिक इंटेलेक्ट उसमें भी हो सकता है, जो हर चीज़ को ठोक बजाकर देखना चाहता है, जो हर हुँ, चीज़ को देखता है कि तर्क की नज़र से देखता है कि हाँ, इसमें कुछ गलत हो सकता है। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो हर चीज़ को ठोक बजाकर देखते थे, एटलीस्ट हुँ, मेरे हुँ, घर में, कि हाँ यार, ये बकवास हो सकता है, इससे बच के रहो। तो वो साइंटिफिक इंटेलेक्ट है मेरी नज़र में, कि हर चीज़ को साइंटिफिक नज़र से देखना। साइंस पढ़ने के हुँ। बाद भी अनफॉर्चुनेटली लोगों में नहीं आता। तो ये जस्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो हाँ, वो भी मुझे भी लगता है कि थोड़ा कम हुआ है, बट आई डोंट नो, वो हमारा बायस भी हो सकता है कि कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि हम शायद उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते हैं अपने काम के ज़रिए, कि भाई ज़्यादा हो लोग सकता है वो या हमको नज़र ज़्यादा में आते बुरा हैं, लग सकता है, हाँ। पर एक एक तो चीज़ एक और बायस हो चीज़ है सकता है।
कि इंटेलिजेंट होना और इंटेलेक्चुअल होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इट इज़ पॉसिबल टू बी इंटेलिजेंट विदाउट बीइंग इंटेलेक्चुअल। इट इज़ पॉसिबल टू बी इंटेलेक्चुअल विदाउट बीइंग इंटेलिजेंट आल्सो। इंटेलेक्चुअल होने का मतलब सिर्फ़ यही है कि आप बहुत सारी किताबी कंसर्न्स में बिज़ी हैं, आप सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं वगैरह-वगैरह, वो आपको इंटेलिजेंट नहीं बनाती। तो अगर आपका मतलब साइंटिफिक इंटेलेक्ट से सिर्फ़ इंटेलिजेंस है, तो वो वही है जहाँ वो हमेशा से थी। पर इसके ऊपर सोशियोलॉजिकल रीज़न्स भी काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई इस बात को मान ले कि ब्रह्मांड को किसी ने बनाया था। पर अगर आप उसी व्यक्ति को जाके बोलोगे ब्रह्मांड को जिसने बनाया था उसने मुझसे कहा है कि अपना घर मेरे नाम कर दे, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उतनी अकल है उसमें, राइट? सो हम अक्सर ऐसे अंधविश्वासों को ज़्यादा आराम से मान लेते हैं जिनसे हमें सुकून मिलता है और जिनसे हमें लॉस नहीं होता और शायद उनको भी जिससे अ, उनको लॉस होता है जिसको हम पसंद नहीं करते। सो तुम हमारी सरकार का कोई मिनिस्टर कोई अंधविश्वास फैला रहा है, हम उसको आसानी से मान लेंगे अगर हमें लगेगा कि उसका दुष्प्रभाव सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ पर पड़ेगा। पर हुँ, अगर उसका दुष्प्रभाव हम पर पड़ने लगे तो हम नहीं मानेंगे। ये हुआ था रिसेंटली जो बुलडोज़र जस्टिस वाला केस था। कई लोग यस। खुशी से तालियाँ पीट रहे थे जब मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे। और जब उनके गिरने लगे, ये कैसे हो गया? हमने तो सपोर्ट किया था हुँ, तुम लोगों को। ये भी एक चीज़ है। यस, सोशियोलॉजिकल यस। फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता इसमें। वो एक मीम है ना कि दूसरों के धर्म पर जोक करते हैं तो ताली बजा रहा है वो इंसान, और जब खुद के धर्म पे होता है हाँ। तो वो गाली दे रहा है, तो वो एक मीम है ना, बहुत बहुत फ़नी है अरे वो। मीम का ये संजय अ, राजौरा ने लिटरली पॉइंट आउट किया कि मैं लिटरली स्टेज पे एक धर्म को जोक मारता हूँ तो सामने की लाइन में कोई तालियाँ पीट रहा था। हाँ, उसके धर्म पे आया तो बोले ये कैसे कर रहा है तू? तो जैसे कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, हुँ। कोई राइट विंग आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, तो आज के ज़माने में क्या ट्रूली न्यूट्रल हुआ जा सकता है, या सेंटरिस्ट या अनबायस्ड अप्रोच रखा जा सकता है? आपको क्या लगता है? अ लॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय सेंट्रिस्ट। आमतौर पे मैं जिन सेंट्रिस्ट को देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, वो एपॉलिटिकल होते हैं। वो या तो ऐसे लोग होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं करते और उनके एंगेज ना करने की वजह से हम सबको नुकसान होता है। या तो ऐसे लोग हैं जो कि बैलेंस कोट अनकोट बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे सिनेरियो पे जहाँ पे मतलब किसी के घर में आग लगी है और कोई आग बुझा रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं सबको आग बुझाने पे लगा होना चाहिए और वो बोलेगा नहीं ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, मैं सेंट्रल पोज़ीशन लेता हूँ, आधा घर जलने देता हूँ। तो उस प्रकार के हुँ, सेंट्रिस्ट भी हैं। पर साथ ही साथ आज हिंदू में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा अबाउट हाउ सेंट्रिज़्म एक और चीज़ भी होती है, जहाँ पे आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को लेकर डिसीज़न लेते हैं। जहाँ पे सपोज़ आप धर्म के पक्ष में नहीं हैं, पर आप रियलाइज़ करते हैं कि जब तक मैं लोगों को पॉलिटिकल अपील्स धर्म का इस्तेमाल करके नहीं करूँगा, तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये कई बार ज़रूरी हो जाता है। आपको एक सेक्युलर पार्टी को एक रिलीजियस पार्टी के साथ अलाय करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, तो कोई और एक्सट्रीमली घटिया पार्टी पावर में आ जाएगी। सो उस प्रकार के सेंट्रिज़्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता। पर आमतौर पे जब मैं सेंट्रिस्ट कहता हूँ, मैं ये एपॉलिटिकल सेंट्रिस्ट की बात करता हूँ। मतलब ऐसे लोग जो कि आपको कहेंगे नहीं, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हो या थोड़ा एग्रेसिवली बोल रहे हो या थोड़ा अपमानजनक तरीके से बोल रहे हो। और ये लोग वही लोग हैं जो कि तब कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि दूसरी तरफ से ये हो रहा होता है। तो ये लोग बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज़्म है राइट विंग का। सो अगर कोई राइट विंगर हुँ। बोलेगा कि मतलब वो बोलेगा कि अ, हमारे धर्म के हिसाब से हमें इन लोगों को मार डालना चाहिए, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बट द मोमेंट यू कॉल देम आउट, ये घटिया चीज़ है, तुम उल्लू के पट्टे हो, ये लोग आ जाएँगे सामने बोलेंगे, "ए उल्लू का पट्टा नहीं बोलना चाहिए था इसको।" सो ये हुँ। एक साइलेंट डिफेंस लीग है ऐसे लोगों की। तो उन्हें ये जिस प्रकार का सेंट्रिज़्म है, वो तो डेफ़िनिटली मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। हाँ, मैं मंकी बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि भई तूने 2 इधर गाली दी है तो 2 गाली उधर भी देने का, वो हुँ, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। हुँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर 2 गाली उधर देनी है तो मैंने क्यों दी है गु 2 गाली उधर? हाँ, और मैं 2 गाली उधर क्यों दूँ? क्या हुँ, रीज़न है उसका? कोई रीज़न हुँ, होगा मैंने जो 2 गाली उधर दी है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी वक़्त उस 2 गाली उधर भी दूँ। जो जनरली हुँ, बहुत कॉमन आर्गुमेंट आता है हमारे वीडियोज़ में भी, जो कि बहुत कॉमन है कि तुम उधर बोला तो उधर भी बोलने का, और उधर बोला तो उधर भी बोलने का, जो दोनों तरफ के लोग बोलते हैं मुझको। और या फिर बोलते हैं इस पे नहीं बोलने का और मेरे पे भी नहीं बोलने का, दोनों वाली बात है। तो हाँ। वो वाली बात मैं कह नहीं, रहा था कि वो दोनों ही प्रकार के लोग एक ही प्रकार के लोग होते हैं। वो बस एक ही वो प्रकार के लोग हैं सरफेस बेसिकली। सरफेस सरफेस लेवल डिफरेंस है बस। हाँ।
हाँ, बस वही है। तो मैं उसकी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या ट्रूली कोई अनबायस्ड अप्रोच रखी जा सकती है कि भई मैं, या हम उसको दूसरी तरफ से बोल सकते हैं कि क्या हम अनबायस्ड हैं इन जनरल? मतलब आपकी बात करूँ अगर, तो मैं आप तो क्या बिल्कुल अनबायस्ड मैं हो? मैं बिल्कुल अनबायस्ड नहीं हूँ। मैं बायस्ड नहीं हूँ। है। आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ सोशल जस्टिस। आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ फेमिनिज्म। आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड। आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ रैशनैलिटी एंड फ्री थॉट एंड फ्री स्पीच। आई एम टोटली बायस्ड। नहीं, मैं वो ऑफ कोर्स वो तो बिल्कुल सही है, पर अगर कोई बोले कि कोई इंसान अनबायस हो सकता है क्या? तो वो हुँ, वाली बात है कि अनबायस नहीं हुआ जा सकता, अगर आप अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं हो हुँ। सकते अनबायस, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आग लगी नहीं होगी। अगर एक तरफ हाँ, 2 मंजिल वाली आग लगी है, तो एक तरफ आधी मंजिल वाली आग लगी होगी। बेसिकली अगर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं तो। तो इक्वल अनबायस्ड अप्रोच वहाँ पर नहीं लगाई जा सकती, हुँ। अगर उस तरीके से लिया जाए तो। ऊपर से ये भी है ना कि तो अनबायस्ड का जो ये है कि लाइक लाइक सपोज़ आप और मैं बात कर रहे हैं कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, खीर या समोसे, राइट? मैं आपका ओपिनियन सुनूँगा, मैं दूसरे का ओपिनियन सुनूँगा और मैं कोशिश करूँगा जज करने की कि कौन सही बोल रहा है, किसके पॉइंट में ज़्यादा दम है। वहाँ पे मैं अनबायस्ड होने को तैयार हूँ। पर जब बात हो रही है कि क्या कुछ लोगों को दमन करना चाहिए? क्या औरतों को नौकरी करने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या बच्चियों को स्कूल जाने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या 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 गरीबों को सब्सिडी मिलनी चाहिए? वहाँ पे मुझे अनबायस्ड होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो व्हाट इज़ राइट एंड आई विल स्टैंड बाय इट। 100%, या 100%, 100 उन सब चीज़ों में तो शायद कोई मंकी बैलेंसिंग की ज़रूरत भी नहीं है, अनबायस्ड होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो जो वही जैसे हमने कहा ना कि जहाँ पर 10 मंजिला आग लगी हुई है सदियों से, वहाँ हुँ, पे तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे यहाँ भी तो आग लगी हुई है, वहाँ पे आग या लगनी स्टार्ट हुई भी नहीं है अभी ढंग से, और तुम कह रहे हो कि नहीं बराबर आग लगनी चाहिए, बराबर आग ये तो लगी हुई है। तुम्हारे तुम्हारे यहाँ वाली बात भी नहीं है। कोई मतलब तुम्हारा बाथरूम लीक कर रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा बाथरूम लीक कर रहा है। तुम बोल रहे हो उसका बाथरूम भी तो लीक कर रहा है। अबे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं यहाँ मेरी नाव डूब रही है और नाव वाला एग्ज़ाम्पल बेटर होता है एक्चुअली तुम्हारी नाव डूब रही है, जिस नाव में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो नाव डूब रही है, कुछ करते हैं। अच्छा तुम मेरे नाव को क्रिटिसाइज़ करता व्हाई आर यू सो नेगेटिव? उसकी नाव भी तो डूब रही है। मरे वो भाई उसकी नाम मुझे भी तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम मर रहे हैं यहाँ फ़र्क पे। नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही वाली बात है ना, वहाँ पे जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ तो लोग हुँ, चिल्ला रहे थे कि ऐसा-ऐसा वहाँ के मुस्लिमों के लिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और ऐसा हुँ, वहाँ के बाकी हिंदुओं के लिए। माइनॉरिटीज़ के लिए हुँ, हिंदुओं के लिए एग्ज़ैक्टली, तो हुँ। और यहाँ पर तुम बकवास करते रहते हो, तो वो मंकी बैलेंसिंग वहाँ पर जनरली लोग करने की कोशिश करते हैं, बांग्लादेश में बहुत हिंदुओं मोस्ट की कॉमनली। हालत बाय द वे एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत, माइनॉरिटीज़ की हालत, एथियस्ट की हालत कभी भी अच्छी नहीं थी। और अभी जो लोग सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, उनके मुँह से सुनने को कुछ नहीं मिलता था। बांग्लादेशी एथियस्ट के बारे में बात वो लोग नहीं करते थे, हम लोग करते थे। पर नाउ दैट बांग्लादेश में थोड़ा पॉलिटिकल टर्मॉइल चल रहा है, बांग्लादेश न्यूज़ में आ गया, ये लोग अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए वो पुरानी खबरें लेके फिर से दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश में हिंदू की हालत अच्छी है, नहीं है। हमले हो रहे हैं, पर उतने ही हमले हो रहे हैं जितने कि पहले हो रहे थे। और अभी जो हमले हो रहे हैं, वो मुसलमानों पे भी हो रहे हैं और वो जो पहली जो पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ पावर हो गई, उसके सपोर्टर्स के प्रति हो रहे हैं। कल एक वेल नोन एक्टर को मार दिया गया बांग्लादेश में। एक यस। एक्टर और उसके पिता को मार दिया गया। वो हिंदू नहीं था। सो बांग्लादेश में हो रहा है, उसको डेफिनिटली क्रिटिसाइज़ करो, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करो, पर अगर तुम सिर्फ़ बांग्लादेश के बारे में बात करते समय तुम्हारे अंदर का इंसान जाग उठता है और भारत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जब कुछ होता है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता, आई एम गोइंग टू पुट यू असाइड एंड आई एम गोइंग टू लुक एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। आई एम गोइंग टू बिकम एग्ज़ैक्टली। अनबायस्ड। और एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। तो वहाँ से आते हैं जल्दी से हमारे देश में, कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली हम टैक्स देते हैं डेवलप्ड कंट्री का, और हमारी फैसिलिटी हैं पाषाण युग की, कि सड़कें नाला बन गई हैं, अभी बारिश हो रही है 3 दिन से, हुँ, ट्रैफिक की हालत ख़राब है, लोगों की हालत ख़राब है, गरीबी, बेरोज़गारी। तो सिंपल सा सवाल है कि कहाँ सरकार की ज़िम्मेदारी ख़त्म होती है और कहाँ हमारी ज़िम्मेदारी शुरू होती है? क्या हम हर चीज़ के लिए सरकार को ज़िम्मेदार कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पर आती है उसमें? हमारी ज़िम्मेदारी आती है सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करने में। अगर सरकार वो काम नहीं कर रही है जो सरकार को करने चाहिए, हमारा काम है सरकार का अटेंशन वहाँ ड्रॉ करना और इस बात पर भी अटेंशन ड्रॉ करना कि सरकार हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर रही है। ये सरकार बार-बार हिंदू-मुस्लिम क्यों करती रहती है? ये बात सरकार बार-बार ऑपोज़िशन आतंकवादी है क्यों बोलती रहती है? क्योंकि ताकि हम नफ़रत से और गुस्से से भर जाएँ
और उस गटर को इग्नोर करते जो हमारे घर के बाहर बना हुआ है। ये जो भी जी। लोग हैं, अभी अभी पता है, अभी इस समय जो आवाज़ें उठ रही है कि हम टैक्स देते हैं, ये अपर मिडल क्लास लोगों से आवाज़ें उठ रही हैं। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो कुछ साल पहले चुप थे, जब इनको लगता था कि सरकार हमारे यहाँ तो कुछ बुरा नहीं कर रही है और बुरा सिर्फ़ उन लोगों का हो रहा है। पर अब जबकि इनके 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 एक्शंस का लॉजिकल कंक्लूजन हमारे सामने आ रहा है कि ये लिटरली सबसे सब कुछ लूट कर अपने दोस्तों की पॉकेट्स भर रहे हैं। ये जो सेबी चेयरमैन वाला हिंडनबर्ग खुलासा भी हुआ, ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे करप्शन है। हुँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे करप्शन है। मतलब सोचा नहीं जा सकता इस लेवल का करप्शन है ये। सो ये जो आँखें खुल रही है ना उन लोगों की, जिनको लगता था नहीं, नहीं स्टॉक मार्केट जब तक ऊपर जा रहा है मेरी गैम्बलिंग से मेरा पॉकेट भर जाएगा। ये जो हुँ। लोग खुश थे, अब वो लोग जाग रहे हैं और यस। वही हो इसी वजह से ये आवाज़ें अब सुनने को मिल रही हैं। नहीं, मेरा तो अप्रोच हमेशा से ऐसा रहा है कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने हुँ, जिस देश में टैक्स दिया है अभी तक इतने सालों तक, वहाँ पे मुझे सुविधाएँ डबल ट्रिपल मिली हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, अगर यहाँ पर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ सिंपल सा कि मैं यहाँ पर टैक्स दे रहा हूँ अगर, तो मुझे यहाँ पर सुविधाएँ मिल रही है ज़ीरो। तो मैं उसको हुँ, प्योर विज़ अ विज़ कंपैरिज़न कर रहा हूँ कि मैं हुँ, यहाँ पर अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी सुविधा मिलनी चाहिए, और वहाँ पर टैक्स दे रहा था तो वहाँ पर भी सुविधा डबल ट्रिपल मिलती थी, पलट-पलट के मिलती थी बेसिकली। तो वही वाली बात है कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है कि सरकार को चुनने की, वो तो हम कर ही नहीं रहे ना। कलेक्टिव जो ज़िम्मेदारी है, हम तो उसी सरकार को तीसरी बार चुन कर ले आ रहे हैं। और बल्कि अब तो वो सरकार हमें ऐसा स्टेट पर ला के पटक देने वाली है कि जहाँ पर हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हुँ, जो हुँ। आता है हमारा नेक्स्ट सवाल जल्दी से, ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में, कि आई विश ऐसा होता कि जो सरकार मिस इन्फॉर्मेशन और सीडो साइंस को जिसको हटाने के लिए हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ काम करती, कानून बनाती। जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून महाराष्ट्र में है, जो इन्फोर्स नहीं होता है हुँ। पता नहीं, बट एटलीस्ट है कानून। ऐसा कानून बनाती, बट ऑन द कॉन्ट्रारी वो हमारे जैसे क्रिएटर्स को या जो भी पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करते हैं उनको उनको जस्ट किल करने की बात करिए। और आई डोंट नो अभी अभी क्या है ये, अभी कुछ कुछ हद तक पुश हो गया, जैसा अभी हम बात कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले। तो इसके बारे में क्या हम कर सकते हैं हम बेसिकली? वही कर सकते हैं जो हमने किया है। हमने शोर मचाया, लाइक जिस लेटेस्ट खबर की बात रवि भाई कर रहे हैं, वो ये है कि सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल को रिकॉल कर लिया है। किस लिए रिकॉल किया है ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। पर शायद उनको वो फीडबैक मिल गया है जिसकी उनको ज़रूरत थी। शायद जो शोर हमने मचाया, हमने मल्टीपल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर आवाज़ उठाई, आपने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तक अपनी आवाज़ पहुँचाई, हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछवाए इस बारे पे। ये सब हमने यस। किया, इसीलिए ये हो पाया था। सिटिज़न होना एक यस। पैसिव काम नहीं है। आप मुझे याद है कुछ साल पहले किसी क्लब हाउस था ना एक मोबाइल ऑडियो ऐप, वहाँ पे एक डिस्कशन था, जहाँ पे कुछ राइट विंगर्स बोल रहे थे कि तुम लोग एंटी डेमोक्रेटिक हो और किसी ने पूछा कैसे? कि तुमने उसको वोट तो दे दिया, वो पावर में है, अब उसकी जो मर्ज़ी वो करेगा। तो ये इन उल्लू के पट्टों को ये समझ में नहीं है कि डेमोक्रेसी का मतलब वो नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक सिटिज़न के रूप में आप पॉलिटिकली एक्टिव रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ छोड़ के हमेशा न्यूज़ देखना है और अपने एमपीज़ को लेटर लिखना है। पर जो चीज़ें आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करती हैं, उसके बारे में हुँ। इन्फॉर्म्ड रहना आपका काम है। पत्रकारिता का डेफ़िनेशन है वो पत्रकार वो होता है जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने में मदद करे। अगर मैं रिकमेंड करूँगा, एक सीरीज़ है ना न्यूज़ रूम जो कि 2 सीज़न बाद कैंसल हो गई थी। हुँ। डेफ़िनिटली देखें, अगर किसी ने नहीं देखी तो डेफ़िनिटली देखें। उसमें पत्रकारिता का डेफ़िनेशन आपको समझ में आएगा। बहुत मज़ेदार भी है, अच्छा भी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में इतने इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, तो वो एक लग्ज़री है कि आप अपनी ज़िंदगी इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म्ड रहते हुए भी जी सकते हैं। पर ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट हमारे देश के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनकी ज़िंदगी पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हम जैसे हम जैसे वेल टू डू पीपल इस समय ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस गवर्नमेंट पॉलिसी का हम पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ने वाला था और ट्रू। हमारे पास पावर है अपनी आवाज़ उठाने की। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास वो पावर नहीं है। हमारा काम ये भी बनता है कि हम रियलाइज़ करें कि हम उसी बोट में हैं जिसमें वो लोग थे। सो हमारा काम आवाज़ उठाना है। सरकार घटिया कानून लाएगी क्योंकि एवरीवन ट्राइज़ टू स्टे इन पावर। बाय द वे ये कांग्रेस ने भी किया हुआ है। मैंने कांग्रेस को अपोज़ करते हुए आर्टिकल लिखे हुए हैं। आज से मैंने शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, मैंने 13 साल पहले 66 ए जो लाई थी कांग्रेस, उसके बारे में आर्टिकल लिखे थे। बहुत लोगों ने लिखे थे, अपोज़ किए थे, उसी वजह से उसको हटाया। पता है उस समय क्या था? उस समय यूट्यूब वगैरह नहीं था। उस समय ब्लॉग्स होते थे।
जो ब्लॉग से। कानून था उसका ये था कि अगर तुम अपने ब्लॉग में कोई ऐसी चीज़ लिखोगे जो कि आपत्तिजनक है, तो तुम पर कार्रवाई होगी। बाय द वे, अगर तुम्हारे ब्लॉग के कमेंट्स में किसी ने कुछ आपत्तिजनक लिखा, तो उसका भी उसके वजह से भी तुम जेल जा सकते हो। उसकी हाँ, तुम या पर कार्रवाई हो या सकती है ऐसा। तो हमने इसको अपोज़ किया था और इवेंचुअली 66 से हटा था। तो ये सरकार वही कर रही है, ऐसा कोई कारण नहीं है सोचने का कि आने वाली सरकारें ऐसा नहीं करेंगी। जिसके पास पावर है, वो उस पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमारा काम है, हम अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से के साथ जीने के लिए जो-जो हमें करना पड़ेगा, वो करें। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। यस एंड बिग शाउट आउट टू यू एंड मेघनाद एज वेल, जो कि मैंने वो वीडियो देखा कि उसमें उन्होंने ना कि वो इशू बल्कि और भी बहुत सारे इश्यूज के लिए एमपीज को डायरेक्टली लेटर लिखा, और उनको देकर आए वो साथ में कि भाई लो स्पर्श भी ऑन गया था। कैमरा, ताकि हाँ, स्पर्श भी गया था एग्जैक्टली हाँ। और भी बहुत सारे लोग गए थे साथ में। तो जैसे आप जैसे लोग अब जैसे मैं सेंटर ऑफ पार्लियामेंट के उधर नहीं रहता हूँ, तो मैं उधर डायरेक्टली नहीं जा सकता, बट आई अरे! विश मैं मैं भी भी ऐसा नहीं गया कुछ कर था। सकता। जो हम में से जो लोग भी दिल्ली पर के आस-पास थे, वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए थे। बाय द वे खाली मैं नहीं हूँ, मेघनाथ तो वाज़ डेफिनिटली अ की पर्सन बिहाइंड इट। टोटल जो नंबर ऑफ क्रिएटर्स जिन्होंने साइन किया था उस लेटर पे, वो है 785 क्रिएटर्स, इंक्लूडिंग सम बिग हाँ, नेम्स लाइक रवीश कुमार, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, हम सब ने साइन किया था और वो लेटर पहुँचा था। एक और लेटर वरुण ग्रोवर ने लिखा था राहुल गांधी को कि इस अच्छा। पर आवाज़ उठाएँ, पर अभी तो बिलख़ैर वापस ले लिया गया है, मतलब रिकॉल कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरा 1 साल चला एग्ज़ैक्टली। और उसके बाद इतनी सारी जानें गई उसमें, तो भी जाकर 1 साल बाद वो रिवर्ट हुआ है। तो हुँ। मुझे लगता है कि अगर हम इसको खुलकर आवाज़ उठाएँगे, इंक्लूडिंग नॉट ओनली अस क्रिएटर्स, हम तो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में क्या ही कर सकते हैं, बट जितना हम कर सकते हैं उतना, और अगर हमारे साथ जो देखने वाले लोग हैं वो भी अपनी आवाज़ उठाएँगे, क्योंकि आप भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, जो आप देख रहे हैं किसी भी तरह का सोशल मीडिया कंटेंट, आप भी स्टेक होल्डर हैं, तो आप भी अगर साथ में मिलकर आवाज़ उठाएँगे, तो ही चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि इसमें नंबर गेम हमेशा काम करता है इस तरह की चीज़ों में। जितने ज़्यादा या नंबर होते हैं, जितनी ज़्यादा चिल्लाहट सुनाई देती है, उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है और जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बोल सकते इट्स हैं हम इसमें। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में नंबर्स मैटर। एग्ज़ैक्टली। इफ दे डिड नॉट जैसे मैटर, भग मुझे याद है कोई तो पॉइंट आउट कर रहा था कि वो नेता हर 5 साल तुम्हारे पास आके भीख माँगता है, क्योंकि उसको तुम्हारे वोट हुँ। की ज़रूरत है। जिस दिन वो नीड चली जाएगी ना, जो थोड़ी बहुत मिल रही है, वो तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी एंड देन यू विल बी कंप्लीटली हाँ। माई बाप मेरे लिए कर दीजिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ और वो फिर भी नहीं करेंगे। और उसमें भी जो है ना, कई कई इलाकों में उनका आना बंद हो गया है। जो जैसे मैं देख रहा हूँ ना, अपने आसपास बात कर रहा हूँ, कई इलाकों में ना वो नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर इतना काम कुछ हुआ ही नहीं है 5-10 सालों में कि वो जाकर गुहार भी लगाएं कि मुझे वोट दो, क्योंकि वो जाएंगे और जूते पड़ेंगे वहाँ पर उनको। तो वहाँ पर उन्होंने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ से हुँ, कोई हुँ। उम्मीद है ही नहीं, ना सड़कें बनी है ना कुछ है, और बिजली के तारे से लटक रहे हैं और काम ऐसे हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन सीइंग। फुल डिस्क्लोजर, आई हैव नॉट बीन इन इंडिया फॉर सो लॉन्ग। मैं पहले दूसरे देश में रहता था, अब मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इंडिया में रह रहा हूँ और इंडिया में ही रहूँगा। तो अब मैं ये सारी प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। पहले तो लोग बोल सकते हैं कि तू पहले कहाँ था, तो मैं पहले यहाँ पर नहीं था भाई। तो हुँ, मैं हुँ। नहीं देख सकता था, जितना देख सकता था वो टीवी के लेंस से देखता था। तो वही वाली बात है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूँगा कि इस पर आवाज़ उठाइए, हमारे साथ एटलीस्ट सपोर्ट कीजिए, हम जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों का। तो यस, तो नेक्स्ट अगर बात कर सकें, अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो मुझे लगता है कि इस देश में कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, वो है कास्टिज़्म। कास्टिज़्म या कोई भी किसी भी तरह का रेडिकल बिहेवियर, एक्सट्रीमिज़्म, रेडिकल बिहेवियर। तो कास्टिज़्म की बात यहाँ पर करते हैं कि क्या, सबसे पहले तो कास्टिज़्म किसे कहा जाएगा? क्या अपनी कास्ट वालों को प्रेफ़र करना कास्टिज़्म है सबसे पहले तो? और कास्टिज़्म को हम कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि जैसे अभी मैं देख रहा था, अभी मैट्रिमोनी, जो ऐसे ही पता नहीं क्यों देख रहा था मैट्रिमोनी, मैं तो शादीशुदा हूँ बहुत सालों से, पर ऐसे ही देख रहा था कि अखबार के पीछे वाले पन्ने पर आता है, तो उसमें मेरी नज़र पड़ी। और अगेन इट माइट बी अ वेरी कॉमन नॉलेज टू सम, बट इट्स लाइक न्यू रेवलेशन टू मी, जो मैंने पहले देखा नहीं, कि उसमें हर हुँ। किसी में लिखा हुआ है गोरी बहू, हमारे कास्ट की बहू, कमाने वाली बहू। कमाने वाली ठीक है, इट्स अ रीजनेबल रिक्वायरमेंट कि ठीक है, अगर लड़का कमा रहा है तो लड़की भी कमाएगी, पर गोरी बहू, हमारे कास्ट की बहू, इस कास्ट की चलेगी, इस कास्ट की नहीं चलेगी। तो वो भरा हुआ है कॉलम उससे पूरा पूरा पूरा। तो क्या हम कास्ट को हटा पाएंगे कभी, या कास्ट को हटाना ही कास्टिज्म का एक सोल्यूशन है आपके हिसाब से?
मुझे लगता है कास्टिज़्म को हटाना अपर कास्ट लोगों का काम है, क्योंकि ये हमने शुरू किया, इससे हमें ही फ़ायदा होता है, पर हम वो नहीं करते, हम दूसरी चीज़ करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि रिज़र्वेशन हट जाए, ताकि हमें उस असुविधा ना हो। मैं हुँ, हर वो व्यक्ति जो कहता है कि रिज़र्वेशन हटा देना चाहिए, उससे पूछता हूँ कि कास्टिज़्म का क्या करना चाहिए? वो तो ख़ैर मतलब इट्स नॉट इवन ऑन द रेडार। उनको बस हुँ। उस एक चीज़ से मुक्ति चाहिए, जिसकी वज़ह से उनको थोड़ी-सी असुविधा हो रही है। सो जिस सिस्टम को ओप्रेस करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए और लोगों को दबा कर रखने के लिए और लोगों से अपॉर्च्युनिटीज़ छीनने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उस सिस्टम को हटाने के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते। हम उस चीज़ को हटाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो उन लोगों को थोड़ी बहुत मदद दे रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पर रिज़र्वेशन की वज़ह से उनका क्या फ़ायदा हुआ है? अरे भैया, क्राइम है सोसाइटी में, पुलिस बनाई गई, क्राइम रुका नहीं, ठीक है, अब पुलिस को हटा देते हैं, तब तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नहीं? हुँ, It's हुँ। nothing is going to be 100% effective, but the fact that it does help some people is reason enough to keep it. और ऊपर से अभी तो ये सरकार रिज़र्वेशन के ऊपर ऐसे ये सरकार ऊपर से दूसरी इंस्टीट्यूशंस भी रिज़र्वेशन के ऊपर ऐसे-ऐसे वार कर रही है कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट अवेयरनेस अबाउट दिस। अभी ये जो पिछला चुनाव हुआ हमारा 2024 वाला, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो कि अच्छा नैरेटिव था, जो ऑपोज़िशन ने चलाया, वो था कि ये सरकार संविधान में चेंज करके रिज़र्वेशन को हटाना चाहती है। और इस वजह से बहुत से लोगों का मन उचटा भी बीजेपी से। सो मुझे लगता है कि अगर इससे एक अच्छा मैसेज बीजेपी लेना चाहती है, वो ये है कि उसको रिज़र्वेशन या मतलब उसको कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए जो भी काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस के लिए भी यही मैसेज है, सबके लिए मैसेज है। और साथ ही साथ रिज़र्वेशन को हटाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर डार्क होना चाहिए ताकि मैसेज जाए कि ये नहीं चलेगा। भारत के ज़्यादातर लोग जिनको बहुजन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि दे आर द एक्चुअल मेजॉरिटी। वी हैव मेजॉरिटेरियन पावर बट दे आर द एक्चुअल मेजॉरिटी। कास्ट सेंसस होना चाहिए, पता चलना चाहिए किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, ताकि लोगों के पास प्रोपोर्शनल अमाउंट में रिसोर्सेज़ पहुँचाई जा सकें। और इफ अगर ये सब नहीं होता है, तो रिज़र्वेशन तो ख़ैर रहेगा ही, कास्टिज़्म भी रहेगा। हमें इसके लिए सॉलिड कदम उठाने पड़ेंगे। पर आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हो, हमारे देश में तो सेंसस ही नहीं हुई है 2011 से। तो एग्ज़ैक्टली। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कास्ट सेंसस होगी या इस तरह की कोई डेटा हमको मिलेगा? क्योंकि जब भी हम डेटा की बात करते हैं ना भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हम ऐसे वो जो होता है ना कि तीतर बोलते हैं कि बिल्कुल कोई है ही नहीं वहाँ पर डेटा के नाम पर, हुँ, ज़ीरो। हमें हुँ, बस दूसरे देशों का कंपैरेटिव देशों का डेटा उठाना पड़ता है और उसको रेट्रोफिट करना पड़ता है अपने केस स्टडीज़ में कि हाँ, वहाँ पर ऐसा हुआ था और हुँ। इस तरह से यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएँगी, वो कैसे बनाई जाएँगी? वो जब सेंसस होगा या तभी तो ना बनाई जाएँगी, तभी उस बेसिस पर एग्ज़ैक्टली। कुछ काम होगा। आप तो कर सेंसस ही दे रहे हो ज़रूरी है, कास्ट सेंसस भी ज़रूरी है। हमारे 2011 पास डेटा है। लोग आके कहते रहते हैं 2000 कि बट लो लो कोई आके पूछ रहा था कि रिज़र्वेशन कब खत्म होगा? मैं बोला कि जब कास्टिज़्म खत्म हो गया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कास्टिज़्म खत्म हो गया? बोला जिस दिन अखबार के लास्ट पेज पे तुझे वो मैट्रिमोनियल के ऐड दिखना बंद हो जाएँगे, उस दिन समझ लेना खत्म हो गया। या अगर तुझे उससे पहले चाहिए तो डेटा चाहिए लाइक साइंटिफिक बेसिस पे जजमेंट तक पहुँचने के लिए। व्हाई आर यू नॉट सपोर्टिंग कास्ट सेंसस? एक तो बोलोगे हुँ, डेटा चाहिए, दूसरा बोलोगे नहीं, नहीं कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। कैसे? लाइक वेयर आर यू गोइंग टू गेट द हुँ, डेटा फ्रॉम अदरवाइज़? यस। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं हैं, मतलब आप या तो रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो कास्टिज़्म पर भी कुछ काम कीजिए, और अगर कास्टिज़्म पर काम करेंगे तो अपने आप रिजर्वेशन की नीड ही ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप उसको उसको आप उस बेसिस पर दे सकते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके लिए पहले डेटा तो अवेलेबल कराइए, सेंसस तो कराइए, वो तो सबसे इकोनॉमिक पहली बेसिस पे तो रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी इसकी। कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाला कोटा है, इ इ इससे दलित, बहुजन, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता। ये सवर्णों के लिए बनाया गया है। ईडब्ल्यूएस अपर कास्ट लोगों के लिए बनाया गया है, इससे उनको कुछ नहीं मिलता। सो तुम लोग ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर चुके हो रिज़र्वेशन को इकोनॉमिक बेसिस पे लाने के लिए। जबकि कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन का वो पर्पस ही नहीं था। उसका पर्पस था सोशल अपलिफ्टमेंट बाय एक्सेस टू अपॉर्च्युनिटीज़। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि करा तो उसको हुँ, एनफोर्स ठीक से नहीं करा ना। आपको हुँ, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। आप पहले डेस्टिनेशन पर पहुँच कर नहीं बोल सकते कि 5 स्टेप मिस करके कि या तो मैं तो पहुँच गया, अब देख लो जिसको जो करना हो करो। ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा हमें, और ये ग्रास रूट लेवल पर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले भी पॉडकास्ट मैंने बात करी है, और हर बार जब भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, एक जना ज़रूर आता है, वो आई थिंक आपके लाइव स्ट्रीम में भी आए थे एक भाई साहब। वो बोलते हैं कि कास्टिज़्म से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ और वो खुद
सो टीचर कॉल्ड हैं। अपर कास्ट के हुँ, आदमी हैं, वो बोलते हैं हुँ। ऐसा, सो कॉल्ड, पर वो कास्टिज्म से बहुत परेशान है क्योंकि ऐसा उनको अपने सामने दिखता है। या तो उनके स्कूल में बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो उसको लेके काफ़ी परेशान थे। हाँ, तो वो हर हुँ, बार आते हैं और बात करते हैं और हम भी सॉल्यूशन दिखाने की उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम फिलहाल अपने स्तर पर पर्सनल लेवल पर और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को अवेयर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली ये हुँ, है। तो आखिरी क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है, मैंने अपने और मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी पूछा था, तो कुछ बहुत ही रिडंडेंट सवाल है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे सवाल नहीं आए, तो अच्छे सवाल पूछिए आप लोग, अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको इंक्लूड करूँ तो ये जो सारे सवाल हैं वो उनकी तरफ से नहीं आए, पर दो सवाल ऐसे हैं जो हुँ, मुझे लगता है कि पूछ लेने चाहिए। एक तो है कि आपका एक तो जो बहुत ही परेशान है कोई इंसान, वो जो कास्टिज्म से रिलेटेड है, कि हाउ टू चेंज माय पेरेंट्स वर्ल्ड व्यू व्हेन दे आर लाइक कास्टिस्ट्स और अदर रिलीजन हेटर्स, कि वो बात करते रहते हैं दूसरे रिलीजन की, और कि उस रिलीजन को तो मारना काटना ठीक है, वो तो हमारे सारे रिसोर्सेज को लेकर बैठे हुए हैं, और अगर वो मर जाएंगे तो या कम हो जाएंगे या चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से किसी ने पूछा है कि वो मेरे पापा हैं, तो मैं उनको अगर चेंज कर सकूं किसी प्रकार से, तो अगर आप लोग हम मुझे कोई सोल्यूशन दे सकें तो उनका ऐसा वो फ़ोन बोल लेके रहे हैं। नदी में और फेंक दो। उनका फ़ोन लेके नदी में फेंक दो, टीवी का कनेक्शन काट दो, उनको बोलो हर रोज़ बस अखबार पढ़ें। 90s में बूढ़े इतने अजीब नहीं होते थे, आजकल बूढ़े लोगों का जो सोचने का तरीका है वो व्हाट्सएप डिसाइड कर रहा है। ये हर यस, परिवार में आपको कोई ना बिल्कुल। कोई मिल जाएगा इस प्रकार का व्यक्ति और उनसे डील करने का तरीका है, उनके मीडिया डाइट पर नज़र रखो, इस बात पर नज़र रखो कि जो विचार वो व्यक्त कर रहे हैं उनको मिल कहाँ से रहे हैं। ये एक एक तरह से पेरेंटिंग है ये। दुर्भाग्यवश हम उस जनरेशन का हिस्सा है, जहाँ हमें अपने पेरेंट्स के जनरेशन के लिए पेरेंट बनना पड़ेगा। उनको मीडिया लिटरेसी नहीं है, उनको कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ भी पेल देता है और वो उसको 100% सत्य मान लेते हैं। उसका कारण है कि ये अखबार वाली जनरेशन है। अखबार वाली जनरेशन हुँ, वो है जिसको लगता था कि अरे अखबार में छड़ा छपा है तो गलत थोड़ी हो सकता है। सो दे हैव हुँ, एन अनड्यू अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंटेड वर्ड एंड फेसेस टॉकिंग ऑन द स्क्रीन। हमारे हुँ, बाद की जो जनरेशन है ना, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरी भतीजी मुझे लाइव स्ट्रीम पर देखती है और साथ ही साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी देखती है। उसके लिए स्क्रीन एक अथॉरिटी का सोर्स नहीं है। उसके लिए स्क्रीन सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन मीडियम है। कई बार तो मेरे लाइव स्ट्रीम देखते समय मुझसे बात करने लगती है। उसको पता नहीं चलता कि मैं यूट्यूब पे हूँ। वो छोटी-सी बच्ची है, राइट? सो उस जनरेशन को स्क्रीन को देख के नहीं लगेगा, अरे! स्क्रीन पे है तो कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि उनके लिए स्क्रीन का हुँ, मतलब कुछ और है। ये लोग उस जनरेशन के हैं, हमारे पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है, ये उस जनरेशन का है जिनको लगता है कि अरे! टीवी पे मतलब कुछ तो होगा। और इसी वजह से जब अथॉरिटी है। इंस्टाग्राम रील पे कोई उल्लू का पट्टा कुछ अंधविश्वास पेलता है, कुछ कॉम्युनल पेलता है, वो उसको सच मानने लग जाएँगे, स्क्रीन पे तो कैसे हो सकता है? इट्स गॉट टू डू विथ मीडिया लिटरेसी। मैं कई बार पॉइंट आउट करता हूँ कि मीडिया लिटरेसी हम रैशनलिस्ट जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका मीडिया लिटरेसी है और हम उसके बारे में सफिशिएंट अमाउंट बात नहीं करते क्योंकि हम में से भी कई लोगों को नहीं पता है। मैंने एक पोस्ट किया था किस प्रकार नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, किस प्रकार वॉइसेस को अप्रोप्रिएट किया जाता है कुछ हफ्ते पहले। उसका भी इसी के साथ डायरेक्ट रिश्ता है। सो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, उनके मीडिया डाइट पर नज़र डालो, उनके यूट्यूब एल्गोरिदम पर नज़र डालो, उनको क्या वीडियो दिख रहा है, कोशिश करो उसको चेंज करने की। एक एडवाइस जो मैं देता हूँ, वो ये है कि अगर तुमको ऐसे वीडियो मिलते हैं जो तुम्हें लगता है कि उनको देखने चाहिए, उनको भेज दो। मेक श्योर दे एटलीस्ट ओपन इट एंड वॉच इट अ लिटिल बिट। उससे ये होगा कि यूट्यूब एल्गोरिदम को मैसेज आएगा कि इनको ऐसे वीडियो और देखने हैं, अगली बार तुमको भेजना नहीं पड़ेगा। उनके एल्गोरिदम के अंदर वो 50 कम्युनल वीडियोज़ के अंदर हुँ, 1-2 वीडियो अच्छे वाले भी आ जाएँगे। ऐसे करते रहो, धीरे-धीरे उनका एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा। He will get exposed to some good ideas at least. या After that, और he's वो an टीवी adult. He can decide for himself. यस, और जैसे मैं टीवी न्यूज़ तो नहीं देखता, पर मैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री का आता है ना, न्यूसेंस, वो मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि आई आई लव दैट शो, क्योंकि उसमें जो बजाते हैं ना उनकी बैंड, तो टिप्पणी वो भी देखना उस टिप्पणी। पर अतुल जी का टिप्पणी जो टिप्पणी टिप्पणी शो है, वो भी यस अच्छा है। यस, बहुत अच्छा है। 100% ये दोनों चीज़ें मैं ज़रूर देखता हूँ, तो उससे मुझे और पता चल टिप्पणी जाता है कि एक्चुअली हाँ, पता है, क्या-क्या हो रहा टिप्पणी इज़ है। यूनिक बिकॉज़ यू कैन एक्चुअली सेंड इट टू द पेरेंट्स वाला जनरेशन। उनको मज़ा आएगा देखने में। हाँ, इट्स इन हाँ, हिंदी बिल्कुल सही है। एंड दे कैन एप्रिशिएट इट। तो और जो इट्स अ ग्रेट वेपन टू यूज़ इन द एल्गोरिथम वार्स। और मैं तो हिंदी सीखता हूँ उससे, जो चौरसिया साहब हैं वो हिंदी हाँ, इतनी बहुत अमेज़िंग अच्छी बोलते हिंदी हैं है। ना, बहुत अच्छी क्या हिंदी है। उनकी धांसू हिंदी है, हम क्या पता ऐसे कर पाएँ कभी। तो या वो दो चीज़ें मैं ज़रूर देखता हूँ कि हाँ, वो बहुत मुझे वो मेरे डिफ़ॉल्ट आता है सबसे पहले,
फर्स्ट 5-10 मिनट्स में देख लेता हूँ। तो वो ज़रूर देखिए और हमारे वीडियोस देखिए भाई, हमारे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को भेज दो मेरे वीडियोस, एक बार को कुछ गाली पड़ेगी, 2-3 बार वो ठीक हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग हैं उनके वीडियोस भेज दो। अगर और उनको उनके फ़ोन पे प्ले नहीं भी करा पाते हो ना, अपने घर पे वॉल्यूम बढ़ा के देखो। हाँ, बस टीवी पे चला दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बहुत चल रहा है, जो मेरे पास आई थिंक 10-12 कमेंट ऐसे आए होंगे वीगनिज्म के बारे में पूछने के लिए। आई थिंक आउट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल अलग ही चला गया हमारे थीम से, बट तो भी पूछना चाहूँगा ज़रूर कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वीगनिज्म? डू यू व्हाट इज़ सपोर्ट माय इट? सी सपोर्ट का ये है कि आई थिंक दैट बिकमिंग वीगन इज़ अ गुड थिंग मॉरली, बट आई एम नॉट अ वीगन। आई डोंट ईट मीट, I drink milk and I eat eggs. So I'm not really a vegan, but I think that consciously deciding to not eat animals is a moral decision and I support people who do it. However, मैं लोगों को फूड के बारे में एडवाइस नहीं देता क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोगों को बीफ पोजेस करने के सस्पेशन पे जान से मार दिया जाता है, जहाँ पे आदिवासी कम्युनिटीज़ को डिमोनाइज़ किया जाता है क्योंकि वो मीट कंज्यूम करती हैं। कल परसों खबर आई थी कि किसी स्कूल में पेरेंट्स को स्कूल के प्रिंसिपल ने मैसेज भेजा कि आउट ऑफ पोलाइटनेस डू नॉट सेंड मीट टू इन टिफिन्स एंड द एक्सप्लेनेशन दे गेव वाज कि मीट खराब हो जाता है। द पेरेंट्स सेड कोई भी खाना समय के साथ खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कि या मीट ही सड़ता है, हर खाना खराब होता है। सो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एस्पेक्ट टू दिस जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट आई मेक। I have respect for vegans. I think that if someone is going vegan for moral reasons, they're a good person. However, I personally am not vegan. मैं दूध पीता हूँ और मैं अंडे खाता हूँ। सो मैं किसी को इस गलत मुगालते में नहीं रखना चाहता कि मैं वीगन हूँ। मैं वीगन नहीं हूँ, पर आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल हू आर वीगन एंड दैट्स इट। चलो सुन लिया आप 10-12 कमेंट वालों ने कि क्या सोचते हैं वीगनिज्म के बारे में, क्योंकि आपने किसी पता से नहीं बात क्यों की थी ना वीगनिज़्म के बारे में? मैंने बात की थी सुरेश व्यास से, और अभी रिसेंटली बात की वॉइस ऑफ वीगन, जो है क्या नाम है उनका, शिवम, शिवम से भी बात ओके। की मैंने तो तो आपका अगेन आपको आपको क्या लगता है इस बारे में? जो सवाल आपने मुझसे पूछा, आपका क्या जवाब है? एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने बोली कि हुँ, हुँ। एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ दोनों को बोली कि मैं जो वीगनिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है ना, कि हिंसा कम होनी चाहिए किसी के प्रति भी, और हिंसा अननेसेसरी और अनड्यू हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूँ। पर मैं भी दूध पीता हूँ और अंडे खाता हूँ, तो आई एम हुँ, ऑल्सो लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। मैं शुरू से मेरी परवरिश ऐसे ही हुई है, तो ना ही मैं वीगन हूँ पर ना ही हमारे घर में कोई वीगन है, पर मैं सपोर्ट करता हूँ जो है, और मैं उनका सम्मान करता हूँ कि बन अच्छा है कि तुम बन रहे हो। पर हुँ, फिलहाल ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है कि मैं वीगन बन जाऊँ, पर मैं हुँ। कंप्लीटली सपोर्ट करता हूँ उस मूवमेंट को। तो यही बात हुई थी हमारी भी, वो जो लोग ना बिल्कुल वो लोग हमको चूतिया समझते होंगे कि क्या उल्लू के पट्टे में वीगन बनना नहीं है पर हमको सपोर्ट दे रहे हो। क्या करेंगे तुम्हारे सपोर्ट का हम लोग? हाँ, बस वही है कि बाहर से वो जो दंगल में डायलॉग है ना कि सपोर्ट पूरा है। आपको मैं कुछ हाँ, दे नहीं सकता बट नहीं सपोर्ट पूरा है, तो वही वही वाली बात द है। द द पॉइंट इज़ अगर कोई वीगन बनना चाहता है तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ। अगर कोई वीगन बनना चाहता है पर नहीं बन पा रहा है, आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई वीगन नहीं बनना चाहता, आई आल्सो सपोर्ट दैट। मुझे लगता है ऑन द कोर लेवल फूड इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। हाउएवर एनिमल क्रूअल्टी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। ये सर मैंने बोला था ना लास्ट के हुँ, पॉडकास्ट में कि फूड इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। तो क्या है कि हुँ, जो भाई साहब बोल रहे हैं आचार्य प्रशांत साहब, वो ये बोलते हैं हुँ, कि नहीं नहीं है पर्सनल चॉइस। मैं कहता हूँ कि कैसे नहीं है, कि जब कोई एक बहुत तगड़ा बड़ा डीजल का ट्रक चला रहा है तुम्हारे घर के बाहर, तुम उसको बोलोगे कि नहीं ये मेरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, बंद कर दे इसको। वो कहेगा नहीं मेरा पर्सनल चॉइस है। तो आप कहोगे नहीं ये तेरा पर्सनल चॉइस नहीं है, तू मेरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। वो आपको 2 झापड़ लगाएगा, आप उसको 2 झापड़ लगाओगे, क्या वो सोल्यूशन हो जाएगा? तो फूड इज़ अ पर्सनल चॉइस, ये मैंने बोला था, और लोगों ने मुझे बहुत इस पर बोला था कि नहीं फूड पर्सनल चॉइस नहीं है। तो बिल्कुल मैं उसी पर कायम हूँ कि फूड पर्सनल चॉइस है, बट एजुकेटिंग पीपल इज़ ऑल्सो योर राइट। कि भाई या लोगों को एजुकेट करना, सही मेकिंग राइट चॉइसेस अबाउट देयर फूड इज़ ऑल्सो योर राइट। ठीक है, हुँ, आप तो बोलो ना भोंपू पे कि भाई सबको बन जाना चाहिए, जो लेगा इन्फॉर्मेशन वो लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा, कोई बात नहीं। या Of course you cannot decide somebody's life, right? At the end of the day again you can educate them,
You can make हुँ, them aware. That's my right to talk about what I feel I have to talk हुँ, about. But the other person is right to as well कि वो आपको सुने कि ना सुने. हुँ, वो भी उसका राइट है कि वो आपको सुन कान बंद कर ले या सुन ले. पर एज लॉन्ग एज मैं किसी की पर्सनल बाउंड्री में नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को मुंह में नहीं ठूस रहा हूँ कि तू खा खा के देख पनीर जैसा लगता है, वो वाली बात है ना, तन्मय भट्ट का वीडियो है. तब तक मैं मुझे लगता पनीर है समझ कि के हर खा कोई ले। अपनी पनीर समझ के खा ले वाली बात है, तब तक ठीक है. तो वो पर्सनल चॉइस की बात मैं कर रहा हूँ, बिना हुँ, हिंसा को इन्फ्लिक्ट किए, वो एग्जैक्टली तो हाँ, ये बातें हमने करी. और एग्जैक्टली 1 घंटा 15 मिनट जो मैंने आपको बोला था, 10-15 मिनट इधर उधर हो जाएगा, तब तक ठीक है. और फिलहाल अगर आप कुछ बोल रहे थे कि नया कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अगर आप उस बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए. वो प्रोजेक्ट एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं पब्लिकली बात नहीं कर सकता। पर अच्छा. या इट इज़ टेकिंग अ बंच ऑफ टाइम और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे अपने लाइव स्ट्रीम के शेड्यूल में भी थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। इफ इट टेक्स ऑफ, इफ इट डज़न्ट टेक ऑफ थिंग्स विल गो ऑन एज़ दे आर। पर अगर ये टेक ऑफ करता है तो हफ्ते में शायद मैं एक ही लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ और फिर देखेंगे शायद मेंबर्स के लिए कुछ और निकालना पड़े मुझे। तो आप हफ्ते में 2 बार लाइव स्ट्रीम करते हो ना? एक बार मेंबर्स के लिए और एक बार हाँ, पब्लिक. एक बार शनिवार को वेडनेसडे को पब्लिक. मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम होती है और सैटरडे को पब्लिक लाइव स्ट्रीम होती है। तो मेंबर्स ओनली में क्या करते हो आप? मतलब जस्ट चिट चैट हाँ, बस या कमेंट एक पढ़ता हूँ, टॉपिक पर जवाब बात देता हूँ। करते हैं? नहीं वैसा मतलब तो कुछ लाइक कभी-कभी हो जाती है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल द ब्रॉडकास्ट बिल वाला लाइव स्ट्रीम, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि ये इस बारे में करना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। नीरज जो आए थे पिछली बार लाइव स्ट्रीम में गेस्ट बन के ही सेड येस एट द लास्ट मोमेंट सो उस दिन भी बातचीत करने का मूड था पर नीरज बिकेम अवेलेबल सो उस दिन वो हो गया। मैंने कुछ और गेस्ट को भेजा है, उनमें से कुछ ने हाँ बोला है, कुछ ने हाँ नहीं बोला है, तो वो डिपेंड करेगा कि सैटरडे वाले लाइव स्ट्रीम पे गेस्ट आते हैं, नहीं आते हैं। सो सैटरडे वाली लाइव स्ट्रीम पे मैं आम तौर पे लोगों से बात करता हूँ पब्लिकली, या तो कमेंट पढ़ता हूँ या तो डायरेक्ट वार्तालाप होता है। वेडनेसडे को मैं आम तौर पे सिर्फ़ कमेंट्स पढ़ता हूँ क्योंकि वहाँ पे वो लोग आते हैं जो कि जिनके कमेंट्स पढ़े नहीं जा सके, क्योंकि हुँ, समुद्र चल रहा होता है मेरे लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स का। सो हुँ, वो बोलते हैं, "अच्छा ठीक है, आई विल बिकम अ मेंबर सो दैट यू एटलीस्ट लुक एट माय कमेंट" तो वेडनेसडे को वो हो जाता है। कोशिश करता हूँ हर कमेंट पढ़ने की। सही, सही. अदरवाइज़ भी आप कमेंट पढ़ते हो अपने वीडियोज़ के या फिर नहीं पढ़ते हो? वीडियो के मतलब नॉर्मल कमेंट्स या वीडियोज़ लाइव के के? कमेंट? कम वीडियो के कमेंट्स की बात कर रहा हूँ. वीडियो के कमेंट्स हाँ, पढ़ता हूँ। मतलब मैंने तो मतलब बिकॉज़ ऑफ ट्रोलिंग एंड स्पैमिंग काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स इनेबल कर रखे हैं। तो बहुत सारे हुँ, जो उल्लू के पट्टे हैं वो ऑटोमैटिकली मुझे बिना देखे स्पैम में जाके गिर जाते हैं। हुँ, मुझे हुँ. एक बार एक व्यक्ति मिला था जो कि मैं स्पैम के अंदर ऐसे देख रहा था, पता है देखते हैं क्या-क्या आया है सब, गाली-गलौच तो हुँ, आती है। हुँ. एक ने लिखा था, "हा, हा, हा! यहाँ तो मुझे ब्लॉक नहीं कर पाएगा।" वो इंस्टाग्राम से आया था, ब्लॉक हो गया था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आया, ये लिखा और अपने आप ब्लॉक हो गया। अपने आप ब्लॉक हो गया. पर इसमें तो कुछ नहीं था ऐसा, मतलब यूट्यूब के किस पोर्शन में आप वो उस खाली ब्लॉक हो हा, गया हा, हा नहीं ऑटोमेटिकली? लिखा था ना, गालियाँ भी लिखी थी उसमें, वो मैंने अच्छा, आपको अच्छा. बताई ओके, थी। ओके. ओके, ओके. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. या थैंक यू सो मच विमो, टाइम देने के लिए, बात करने के लिए. इट वाज़ लॉन्ग 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 ओवरड्यू. तो थैंक यू सो येस, मच आने के लिए, बात लॉन्ग करने के ओवरड्यू। लिए, अपने हाँ, ओपिनियन देने के लिए. हुँ. थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच एंड इट वाज़ रियली फन। बातचीत करेंगे और भी बहुत, हर कुछ महीने में जैसे आप अवेलेबल होंगे, या बिल्कुल। हाँ, मुझे मैं बुला आजकल लेना, बहुत आप सारे आ जाना. पॉडकास्ट पे गेस्ट के रूप में जा नहीं रहा हूँ। और आपसे तो कहा था अगस्त में बात करेंगे, अगस्त आ गया इसलिए कर ली बात और क्या। मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ. हाँ, एक बार रवि किसी को पीछा करना शुरू कर दे, तो मतलब पीछा नहीं छोड़ता। या सो थैंक यू एंड हैव अ गुड वन. मिलते हैं, फिर बात करते हैं. थैंक यू, यू टू, बाय-बाय।